हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है इवनिंग स्टडी चैनल में। आज की क्लास में हम लोग जेएसी बोर्ड का क्लास 11th का मैथमेटिक्स सेट देखेंगे, जो कि जेएसी बोर्ड के द्वारा दिया गया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। ईयर एग्जामिनेशन 2023, जैसा आप लोग को पता है कि 11th क्लास का डेट आ चुका है और इसके आधार पे ही यहाँ पे एक मॉडल सेट दिया गया है झारखंड बोर्ड के द्वारा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें से कौन सा है एक नल सेट का एग्जाम्पल है। तो नल सेट उसको बोलते हैं जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता है, या फिर इसको 5 से भी दिखाते हैं, कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसा इन चारों में से किसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं बनेगा। तो देखिए, पहला दिख रहा है कि x सच दैट x इज़ एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में बोल सकते हो इसको। x एक इवन प्राइम नंबर है और वो ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। तो सबसे पहला इवन प्राइम नंबर तो 2 है। 2 के बाद अगर प्राइम नंबर बात करेंगे तो वो 4, 6, 8 होता है इवन, लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है, वो सिर्फ इवन है। ये सारे इवन है। तो एक ही है इवन प्राइम नंबर, वो है 2। इवन प्राइम नंबर है 2, लेकिन वो 2 से ग्रेटर देन बोल रहा है। तो 2 से कोई भी बड़ा इवन प्राइम नंबर नहीं है, तो पहला ही का आंसर नल सेट आएगा। पहला ही का आंसर क्या आएगा? नल सेट आएगा, क्योंकि कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जो 2 से बड़ा है और इवन भी हो और प्राइम भी हो। तो यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि इसमें नल सेट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि द गिवन स्टेटमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू r माइनस टू x का वैल्यू -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू -2 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इक्वल नहीं लिखा हुआ, यानी -2 और 5 वैल्यू को हम लोग अवॉइड कर देना है। तो इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -2 से 5। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल ये कहता है कि -2 को नहीं लेना है, 5 को नहीं लेना है, -2 से 5 के बीच में सारे वैल्यू को लेना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2 से 5 ओपन इंटरवल। अब यही क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे लिखा रहता इस तरह से इक्वल टू, तब हो जाता है क्लोज इंटरवल -2 से 5। क्या हो जाता है? क्लोज इंटरवल -2 से 5, यानी ये -2 और 5 एक्स का आंसर होता है, एक्स का वैल्यू इंक्लूड हो जाता है उसमें। तो जैसे ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लेट ए 1 2 3 4 इस तरह दिया हुआ सेट दिख रहा है, इस सेट के फॉर्म में लिखा हुआ। इसके अंदर भी एक सेट है, इस सेट के अंदर एक और सेट है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 3 4 जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 3 4 सेट ए में आ रहा है, 3 4 सेट ए में आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा 5 बिलोंग कर रहा है ए को, बिल्कुल 5 एलिमेंट जो है ए को बिलोंग कर रहा है, 5 एलिमेंट ए में आ रहा है, तो ये भी सही है। तीसरा बोल रहा है कि 3 4 का सेट और उसके बाहर भी एक सेट है, क्या ए को बिलोंग कर रहा है? तो ऐसा कुछ ए में दिख रहा है क्या? देखिए, ए में 3 4 का सेट दिख रहा है, लेकिन उसमें एक और सेट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत होगा। देखिए, ऑप्शन नंबर डी भी सही है, क्योंकि 1 2 5 6 एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग है, सी लिख गया है। 1 2 5 से देखिए 1 2 5 6 आ रहा ना, ए में बिलोंग कर रहा है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत विकल्प है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। इफ़ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन आर माइनस क्यू इज। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आर माइनस क्यू आपको निकालना है। आर जो है वो रियल नंबर का सेट है और क्यू जो है वो रैशनल नंबर का सेट है। तो आर माइनस क्यू, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्या वो नेचुरल नंबर का सेट होगा, इंटीजर का सेट होगा, होल नंबर का सेट होगा, या इरेशनल नंबर का सेट होगा? तो देखिए, आर एक रियल नंबर है, आर एक रियल नंबर, मान लीजिए ये पूरा ये क्या है, रियल नंबर, और ये पूरा क्या है, रैशनल नंबर। ये आर है और ये क्यू सेट है, ये है रियल नंबर का सेट और ये है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का सेट है ये। ठीक है, तो रियल नंबर में 2 चीज़ आता है, रैशनल और इरेशनल दोनों आता है, रैशनल भी आता है और इरेशनल। रियल नंबर में आर माइनस क्यू करने का मतलब होता है, आर माइनस क्यू कहने का मतलब है कि रियल नंबर्स में रैशनल नंबर को हटा देना। तो रियल नंबर में जब हम लोग रैशनल नंबर को हटा देंगे तो ये वाला चीज़ बचेगा,
ये वाला पार्ट अगर हम हटा देते हैं, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देते हैं तो क्या होता है, आर माइनस क्यू बचता है। आर माइनस क्यू मतलब रियल नंबर में से अगर रैशनल नंबर घटा देंगे तो इर्रेशनल नंबर ही बचेगा, इरेशनल नंबर ही बचेगा। रियल में दोनों चीज़ आता है, रैशनल और इरेशनल। रैशनल को घटा देंगे तो इरेशनल बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी सेट हो जाएगा टी सेट ऑफ इरेशनल नंबर। रियल नंबर में सारे रैशनल नंबर घटा देंगे तो इरेशनल बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि ए बी, ए दिया हुआ है, ये ऑर्डर पेयर सेट का दिया हुआ है, देन फाइंड ए निकालना है। ए क्या होगा, तो देखिए ए से ही पकड़िए, क्या दिख रहा है, -1 1 1 2 और 3, यानी ए सेट में हुआ होगा -1 फिर 1, फिर देखिए 1 लिखा है, 2 बार लिखने कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, फिर 2 और 3 2 बार नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बी हुआ तो सॉरी ए हुआ, तो ए का सेट कौन है, -1 1 3 3, देखिए यहाँ पे 2 3 होगा, ये गलत प्रिंट हो गया, यहाँ पे 2 3 होगा, क्योंकि और कोई आंसर मैच नहीं करेगा। -1 0 0 तो है नहीं एस के ऑर्डर पेयर में। अच्छा अगर मैं बी की बात करूँ, बी क्या होगा इसमें से, 0 0 3 4 5, 0 0 बाद वाला 3 4 5, कोई भी ऑर्डर पेयर बनता है तो ए बी में बनता है, इस तरह से ए बी में बनता है, ठीक है। तो आगे वाला ए होता है, बाद वाला बी होता है, समझ गए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए लिखा हुआ एक्स वाई जेड, बी दिया है ए बी, हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए एंड बी हैव। ए मतलब ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाना है, उसमें कितना सबसेट्स हो जाएगा। तो पहले मैं ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाता हूँ, ए और बी का ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो देखिए ए है आपको एक्स वाई जेड और बी है आपको ए बी। तो जब हम ए बी का ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स ए बनेगा एक, ठीक, एक एक्स बी बनेगा, एक वाई ए बनेगा, वाई बी बनेगा, फिर जेड ए बनेगा और फिर जेड बी बनेगा। तो कितने एलिमेंट हुए, तो ए बी का कार्डिनल नंबर जो हो जाएगा, मतलब से एलिमेंट की संख्या वो है 1 2 3 4 5 6, 6 है, यानी एन का वैल्यू 6 हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ किसी भी सेट का सबसेट्स निकालना है, सबसेट्स की संख्या, तो वो होती है 2 का पावर n, 2 का पावर n। तो यानी 2 का पावर कितना हो जाएगा, इसमें कितने सेट, कितने एलिमेंट बने, 6 एलिमेंट बने, 6 एलिमेंट बने, तो 2 का पावर n कितना हो जाएगा, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 हो जाएगा कितना, 64, 2 का पावर 6 हो जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, 2 का पावर 64। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स √x-3, मैंने इसमें से इसका डोमेन बताना है। तो डोमेन किसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए इधर ए से बी मेरा फंक्शन लग रहा है, तो इधर वाले को बोलते हैं डोमेन और इधर वाले को बोलते हैं रेंज। इधर जो भी सेट्स होंगे वो डोमेन कहलाएगा, इधर जो सेट कहलाएगा वो रेंज कहलाएगा। तो पूछ रहा है इसका डोमेन क्या हो जाएगा, तो लिखा है √x-3, √x-, हम जानते हैं कि कोई भी रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। तो जो भी वैल्यू होगा वो होगा 3 होगा, 3 4 5 इस तरह वो चलते जाएगा, क्योंकि 3 से जैसे ही हम छोटा लेंगे 2 - 3, मान लीजिए x का वैल्यू 2 लेते तो नेगेटिव आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी नंबर होता है, यानी 3 से लेके जहाँ तक जा सकते हैं, इसलिए 3 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल, क्योंकि 3 भी हम ले सकते हैं, 3 भी हम ले सकते हैं, है ना, 3 वैल्यू तो लिया जा सकता है, 3 - 3 0, रूट के अंदर 0 तो हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 से इन्फिनिटी, ये इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, क्योंकि 3 लिया जा सकता है, 4 लिया जा सकता है, 5 लिया जा सकता है, इस तरह इन्फिनिटी तक ले जा सकते हैं, लेकिन 3 से छोटा नहीं ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8, द वैल्यू ऑफ sin 30 + cos 15 × cos 15 sin 30 cos sin 50, ये तो फॉर्मूला है। देखिए sin 30 cos 15 + cos 30 × sin 15, तो ये फॉर्मूला है sin a cos b + cos a sin b। तो sin
ए प्लस बी का फॉर्मूला है, तो 30 + 40 15 डिग्री, 30 + 15 हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 कितना होता है 1/√2 होता है, 1/√2। मैंने फॉर्मूला लगाया साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3। tan 19 π/3 का वैल्यू निकालना है मुझे। तो tan 19 π/3 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखिए tan 19 π/3 है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का मल्टीपल पढ़िए 19 के आसपास, 3 × 6 = 18 होता है, 3 × 6 = 18 होता है। तो मैं लिख सकता हूँ 19 π को 18 π + π 19 π लिख सकते हैं। 3 बांट दीजिए दोनों में, 3 जब इसमें बटेगा, देखिए ऐसे इस तरह बांट सकते हैं, तो tan हो जाएगा 3 × 6 = 18 6 π, और ये हो जाएगा π/3। तो देखिए tan 6 π + π/3, देखिए पहले इसका क्वाड्रेंट पहचानना होगा, आएगा तो आंसर tan थीटा ही आएगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव वो देखना है। ठीक है, देखिए जब भी पाई का मल्टीपल यूज करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए tan n π + थीटा यूज करते हैं, तो आता है tan थीटा, लेकिन वो या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो ये मुझे क्वाड्रेंट पहचानना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 6 π है, तो हम जानते हैं यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पे पाई होता है और यहाँ होता है 2 π, तो ये 2 π यहाँ आ गया। तो 2 π के बाद 4 π यहाँ पे आएगा, फिर 4 π के बाद एक और 6 π, तो 6 π तो यहीं आ जाएगा। 6 π में π/3 यानी 60 डिग्री जोड़ा जा रहा है, यानी यहाँ पर एंगल आ जाएगा आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि इसका आंसर प्लस में आएगा tan π/3। ठीक है, क्या आएगा tan 6 π + थीटा tan थीटा tan π/3 यानी tan 60। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, पॉजिटिव √3, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, tan 19 π/3 का वैल्यू हो जाएगा √3। समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द cosec x - 2। cosec x - 2 का क्या निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो देखिए cosec x = -2 लिखा हुआ है, तो देखिए cosec x है, माइनस रहने दीजिए, 2 को मैं cosec में लिख सकता हूँ, कितना में आएगा, cosec 30 डिग्री में आएगा। cosec 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम है कि ये माइनस में है, तो अब बताइए cosec थीटा माइनस में कब आता है, तो cosec थीटा इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें पॉजिटिव, लेकिन इन दोनों में नेगेटिव होता है। तो यानी कि कहने का मतलब कि ये देखिए ये पाई होता है, तो ये होता है इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं पाई + थीटा, पाई में कुछ थीटा ऐड करेंगे, और यहाँ 2 π होता है, तो इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं 2 π - थीटा, 2 π - थीटा, यानी कि 2 जो है cos π/6 में आता है, यानी कि या तो ये पाई + π/6 है या 2 π - π/6 है ना, या तो वो पाई + π/6 है थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से, और 2 π - π/6 है। ठीक है, तो इसको जब हम एलसीएम लेके जोड़ेंगे तो 6 π + π हो जाएगा, यानी हो जाएगा 7 π/6, और इसमें हम जब जोड़ेंगे एलसीएम लेके तो 6 × 2 = 12 π - π हो जाएगा, यानी 11 π/6, यानी यही दोनों वैल्यू cosec का पॉसिबल है -2 का, 7 π/6 से 11 π/6 के बीच में नहीं होगा, यानी ये दोनों वैल्यू हो सकता है 7 π/6 और 11 π/6। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए होंगे। इसको पाई + थीटा बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट को, इसको बोलते हैं 2 π - थीटा। cosec थीटा थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक चक्का जो है, एक गोल चक्का जो है वो 360 रेवोल्यूशन करता है 1 मिनट में, 360 बार चक्कर लगाता है 1 मिनट में। 1 मिनट में तो पूछ रहा है कि वो हाउ मेनी रेडियंस में पूछ रहा है डज इज टर्न इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रेडियन वो टर्न कर रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड बोल सकते हैं। 60 सेकेंड में 360 रेवोल्यूशन कर रहा है,
तो 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशन करेगा? 360/60 रेवोल्यूशन करेगा। 0 0 काट दिए, 6 से 36 6 बार में, यानी 6 रेवोल्यूशन करेगा वो 1 सेकंड में। 1 सेकंड में 6 बार घूमेगा। और हम जानते हैं कि एक बार जब घूमता है चक्का तो 360 डिग्री कवर होता है, कवर करता है एक राउंड में। तो 6 राउंड में, 6 रेवोल्यूशन में 6 × 360 डिग्री कवर हो जाएगा। बट मुझे आंसर रेडियन में पूछा था, तो हम जानते हैं 1 डिग्री बराबर π/80 रेडियन होता है। π/180 रेडियन होता है, यानी इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 6 × 360 को π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 0 कट गया, 18 दूनी 36 हो जाएगा, यानी 12 पाई रेडियन हो जाएगा। 12 पाई रेडियन। तो देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या 12 पाई रेडियन? तो ऑप्शन नंबर सी है 12 पाई रेडियन। समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फॉर एनी नेचुरल नंबर 10 का पावर 2n - 1 + 1 इज डिविजिबल बाई। तो कोई भी नेचुरल नंबर ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? एक्चुअली ये PMI का क्वेश्चन है, लेकिन PMI में उसमें डिविजिबल बाय दिया रहता था, प्रूव करना होता था। सिंपल सा कोई नेचुरल नंबर यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए 10 का पावर क्या है? 2n + 1 - +1 है। तो पहला नेचुरल नंबर कौन होता है? 1 होता है n का वैल्यू। वही डाल कर देख लीजिए किससे डिविजिबल हो जाएगा। 2 × 1 = 2 + 1, अब +1 है तो कितना आ जाएगा? 10 का पावर 2 × 1 = 2 + 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 × 1 सॉरी +1 नहीं है यहाँ पे, -1 है। तो 2 × 1 = 2 -1 1 आ जाएगा। तो यानी आ जाएगा 10 + 1, 10 + 1 11, यानी किससे डिविजिबल है? 11 से डिविजिबल है। ऑप्शन नंबर डी। आप कोई और वैल्यू भी रख के देख सकते हैं। जैसे अगर मैं 2 भी रख देता हूँ, 2 भी तो एक नेचुरल नंबर है। 10 का पावर हो जाएगा 2 × 2 -1 + 1, यानी 10 का पावर हो जाएगा 4 - 1 3 + 1, यानी हो जाएगा 1000 + 1, यानी हो जाएगा 1001। तो ये क्या, ये 11 से डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल 11 से डिविजिबल है, 1001। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ़ 1 + i/1 - i का पावर m बराबर 1, तो m का वैल्यू क्या होगा? तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1 + i/1 - i का पावर m = दिया है 1। तो देखिए इसमें अंदर रैशनलाइज कर देंगे। 1 + i/1 - i है, तो 1 माइनस का प्लस कर दीजिए, 1 + i/1 + i हो जाएगा, और उसका पावर m = 1। तो देखिए ऊपर आ रहा है 1 + i का होल स्क्वायर, और नीचे आ रहा है 1 का स्क्वायर माइनस a + b - b क्या होता है? a² - b² होता है, का पावर m = 1। ठीक है, इसको तोड़ दिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + i का स्क्वायर प्लस 2ab, 2i हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 2ab में, और इसका 1 का स्क्वायर, i का स्क्वायर होता है -1, i का स्क्वायर होता है -1, तो -1 और -1 माइनस आगे मिलके हो जाएगा +1 का पावर m है यहाँ पे = 1। इसमें देखिए i² -1 होता है, -1 से 1 कट जाएगा, तो बचेगा ओनली 2i, और नीचे बच रहा है 2, उसका पावर है m = 1। 2 यहाँ से कट गया, कैंसिल आउट हो गया, तो i का पावर बचा m। ठीक है, = यहाँ पे आ गया 1। तो m के वैल्यू, m के पावर को आपसे पूछा जा रहा है, m का वैल्यू आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो 1 को लिख सकते हैं i का पावर 4, i का पावर 4 1 होता है, आप लोग को पता होगा i का पावर 4 1 होता है, तो 1 को मैं i का पावर 4 लिख सकता हूँ। तो i बेस देखिए i है, m के जगह पे क्या दिख रहा है? 4 दिख रहा है, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। i का पावर 4 1 होता है। देखिए i का पावर 4 को हम लिख सकते हैं i² का स्क्वायर, i² -1 होता है, -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1, i का पावर 4 हो जाएगा 1। ठीक है, पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 4 + 3i। 4 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/4 + 3i। ठीक है, यही होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसको रैशनलाइज कर दीजिए,
4 माइनस 3i बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i, तो ऊपर आ जाएगा 4 माइनस 3i, नीचे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा 3i का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3i 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस 3i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 9 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर 9 आई का स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 4 माइनस 3i बाई 16 9 25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 9 25 25 को बांट दीजिए, 4 बाई 25 3i बाई 25, ऑप्शन नंबर 4 बाई 25 माइनस 3i बाई 25, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर √3 माइनस आई। तो देखिए जेड जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आई वाई होता है, जेड का अगर मॉडुलस निकालना है तो अंडर रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, आई का कोएफिशिएंट वाई का स्क्वायर कर देते हैं और एक्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जेड जो आपको दिया हुआ है √3 माइनस आई दिया हुआ है, तो जेड का मॉडुलस निकालना है तो क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर हो जाएगा, आई का आगे क्या है -1, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और -1 का स्क्वायर होगा 1, 3 1 4, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो मॉडुलस ऑफ जेड आ गया 2, ऑप्शन नंबर सी। मॉडुलस ऑफ जेड आ गया कितना 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स करना है, -3x लेस देन क्या लिखा हुआ है -3x लेस देन -15, तो x का और 5 का रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी -3 डिवाइड होने जा रहा है, जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी उस तरफ डिवाइड होने जाए या मल्टीप्लाई होने जाए तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर देंगे, -15 बाई -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 5 जा 15, x ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। जब भी कोई नेगेटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी के दूसरे तरफ डिवाइड या मल्टीप्लाई होने जाए तो इनइक्वालिटी साइन उल्टा कर देंगे, लेस देन है तो ग्रेटर है तो लेस देन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, x ग्रेटर देन 5, इक्वल टू का तो बात ही नहीं है, x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 5 हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर देन भरा जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन चाहिए। तो इनइक्वालिटी क्या दिया हुआ है, इनइक्वालिटी दिया है 2 लेस देन 3x -4 लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो इसको या तो अलग अलग करके बना सकते हैं, एक साथ भी बना सकते हैं, एक ही साथ बनाइए। देखिए यहाँ बीच वाले पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बीच वाले से हमको x निकालना है और कहीं तो x है नहीं, तो सबसे पहले -4 को भेजेंगे तो दोनों तरफ जाएगा, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, तो -4 दोनों तरफ जाके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, तो 2 + 4 हो जाएगा, बीच में बच जाएगा 3x और यहाँ भी हो जाएगा 5 + 4, 2 + 4 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x और 5 + 4 9। अब 3 की बारी, 3 को भेजना है, दोनों तरफ डिवाइड होने जा रहा है, तो 6/3 हो जाएगा और इस तरफ भी जाएगा 9/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, तो 2 क्या हो जाएगा, x जो है 2 से ग्रेटर देन इक्वल टू है और 3 से लेस देन इक्वल टू है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। तो यानी कि हम इस तरह क्लोज इंटरवल बोल सकते हैं कि x का वैल्यू x बिलोंग होगा 2 से 3 के बीच में, क्लोज इंटरवल क्योंकि इक्वल बोला है दोनों, तो 2 और 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 2 से 3 क्लोज इंटरवल, समझ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फाउंड विद द डिजिट 1 2 3 4 5 6 8। तो आपके पास डिजिट है 1 2 3 4 5 6 और 8, 7 नहीं है। इससे आपको 100 से 1000 के बीच में कितना नंबर बनेगा, तो हम जानते हैं 100 से 1000 के बीच में 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, 3 डिजिट का ही नंबर बनेगा, है ना। 101 से स्टार्ट करके 999 तक बनेगा। तो देखिए इसको सॉल्व करना बड़ा ही इजी है। एक बात बताइए, आपको डिजिट, आपको नंबर 101 से 999 बनाना है इसके बीच में, और ये दोनों भी बन सकता है। तो 101 में देख रहे हैं स्टार्टिंग डिजिट 1 से लेके 9 तक जा रहा है, यानी इसमें 1 भी भर सकता है, 2 भी भर सकता है, 3 भी भर सकता है, 4 भी भर सकता है, 5 6 और 8, यानी टोटल 3 3 6 7 नंबर, 7 डिजिट इसमें पॉसिबल है। तो जब एक डिजिट इसमें यूज़ हो जाएगा, डिजिट नो डिजिट बीइंग रिपीटेड बोला, कोई डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कि 1 यूज हो चुका है, तो अब 1 इसमें यूज होगा नहीं, तो आपके पास 6 ही ऑप्शन है। एक डिजिट मान लीजिए 2 भी यूज हो जाता है, इसमें 1 यूज हो सकता है, इसमें 1 यूज हो गया
और इसमें 2 यूज हो गया, तो 1 डिजिट और कम हो गया, तो इसमें बचेगा 5 डिजिट। तो रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 7 × 6 × 5, यानी हो जाएगा 7 × 30, यानी हो जाएगा 210 नंबर्स। 210 नंबर्स इससे बन सकता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है कि इफ़ NC10 = NC9 है तो NC19 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि NC10 = लिखा है NC19, ठीक है, NC9 है, सॉरी NC9 है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला ये होता है कि n = हो जाएगा 10 + 9, तो n = आ जाएगा 19। पढ़े होंगे कि अगर NCA = NCB हो तो n बराबर हो जाता है a + b, ठीक है। n = कितना आ गया 19। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा था NC19 पूछ रहा है, तो n का जगह तो 19 आ गया, 19C19 का वैल्यू कितना आ जाता है 1, 19C19 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ए बैग कंटेन्स 5 ब्लैक 6 रेड बॉल, एक बैग में 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 4 ब्लैक एंड 2 रेड बॉल कैन बी सेलेक्टेड। मतलब कि 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल में से 4 ब्लैक और 2 रेड बॉल आपको निकालना है। तो बैग में आपके पास 5 ब्लैक हैं और 6 रेड बॉल है, इससे आपको निकालना है, क्या बोला था, 4 ब्लैक 2 रेड, 4 ब्लैक निकालना है और 2 रेड निकालना है। तो बड़ा ही आसान है, 5 में से 4 ब्लैक चूज़ कर लेंगे तो 5C4 एंड मतलब होता है इनटू, साथ ही साथ 6 रेड में से 2 रेड चूज़ कर लेंगे, 6 रेड में से 2 रेड चूज़ कर लेंगे तो 6C2 हो जाएगा, 5C4 होगा फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1। पढ़े होंगे ना NCR का वैल्यू, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r होता है। 6C2 होगा फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 - 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है तो 5 फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 4, 5 × फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 1 1 होता है। उस तरह 6 फैक्टोरियल 6 को 6 × 5 × फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 2 2 × 1 होता है, और फैक्टोरियल 4 है। ये जानबूझ के लिखा ताकि ये कट सके, ये और ये कट सके। बहुत शॉर्टकट इसका बन सकता है, मैं यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, एकदम बिल्कुल डिटेल में। 2 3 6 हो जाएगा, 5 तो 15 हो जाएगा, तो 15 7 5 हो जाएगा 75। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 75। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको। 5 में से 4 गो बॉल चुन लेंगे, 6 गो रेड में से 2 गो बॉल चुन लेंगे। चुनने के लिए कॉम्बिनेशन लगाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ समेशन n, देखिए क्या लिखा हुआ है, समेशन r का वैल्यू 0 से लेके n तक, और लिखा है 3 का पावर r। तो इसका मीनिंग ये होता है कि r का वैल्यू 0 से स्टार्ट करना है, यानी 3 का पावर 0। समेशन है तो ऐड करते जाना है, और कहाँ तक जाना है, n तक। 0 के बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, डॉट कहाँ चलना है, n तक जाना है। तो ये एक सीरीज बन रहा है, इसका सम आपसे पूछा जा रहा है, क्या ये सीरीज AP है कि GP है। तो अगर GP है तो कॉमन रेशियो होगा, तो कॉमन रेशियो निकालिए। देखिए 3 का पावर 1, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म करते हैं, 3 का पावर 1 बाई 3 का पावर 0, तो 3 का पावर 1 ही आता है 3। एक और देख लेते हैं, 3 का पावर 2 बाई 3 का पावर, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये भी क्या आएगा 3 आएगा, यानी ये GP ही है। क्या है, GP है। आपको GP को n टर्म, ये कितना है, n है कि n+1 है, n+1 है क्योंकि 0 तक जा रहा है, तो Sn+1 वो पूछ रहा है, Sn+1। तो देखिए Sn का मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूँ। Sn का फॉर्मूला होता है a r का पावर n a का Sn का वैल्यू a r का पावर n-1 बाई r-1 ये होता है, ठीक है, r-1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है Sn+1, तो इसके हिसाब से होगा a r का पावर n+1 -1 बाई r-1, ये हो जाएगा। तो a मैंने पहला टर्म क्या है, 3 का पावर 0 है। r आपको क्या आया था, r तो 3 आया था, याद कीजिए,
अभी निकाल लेते हैं। आर का वैल्यू 3, 3 का पावर n प्लस 1 माइनस 1/3 माइनस 1, ठीक है। तो 3 का पावर 0 तो 1 हो गया, 3 का पावर n प्लस 1, 3 का पावर n प्लस 1 को 3 का पावर n, स्पेस नहीं है यहाँ पे, कोशिश करते हैं। 3 का पावर 0, 3 का पावर n इंटू 3 का पावर 1 बोल सकते हैं, पावर n प्लस 1 को, क्योंकि प्रोडक्ट में पावर ऐड होता है। -1/3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? 3 का पावर 0 तो 1 आ जाएगा, 3 का पावर n, मुझे तो यहाँ कोई ऑप्शन मैच करता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो या तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन कहीं गलत है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस ही दिख रहा है। अगर आपको कुछ और दिख रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, कोई और आंसर आपको लग रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मेरे हिसाब से इसका आंसर ऐसा कुछ आना चाहिए, ठीक है। Sn प्लस 1 क्यों की है? क्योंकि देखिए 1 से लेके n तक n टर्म होता है, उसमें एक ज़ीरो भी, तो Sn प्लस 1 हुआ ना, एक टर्म ज़्यादा हुआ, तो Sn प्लस 1 सम करना है, तो a r का पावर n प्लस 1 माइनस 1/r माइनस 1, ये हो जाएगा आंसर, फॉर्मूला। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 3 का पावर 8। मतलब x प्लस 3 का पावर 8 में पूछ रहा है x का पावर 5 का कोएफिशिएंट क्या होगा, ठीक है। तो हमें नहीं पता है, क्योंकि इसमें 9 टर्म होंगे टोटल, पावर 8 है तो एक टर्म ज़्यादा होता है, 9 टर्म होते हैं टोटल। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट tr प्लस 1 द टर्म विच कंटेन, या विच हैज़ बोल दीजिए, विच हैज़ x टू दी पावर 5 उसमें आएगा। तो tr प्लस 1 का आंसर क्या, फॉर्मूला क्या होता है, NCR, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए a और b के जगह मैं x ही लिख देता हूँ यहाँ पे, x का पावर हो जाएगा n माइनस r और 3 का पावर आ जाएगा r, ठीक है। डिफ़ॉल्ट फॉर्मूला में a b होता है। तो n के वैल्यू, तो अब देखिए इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 8CR हो जाएगा, ठीक है। 8CR, r मुझे पता नहीं कौन सा टर्म पे आएगा, x हो गया x, n का वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस r, ठीक है, और 3 का पावर हो जाएगा r। तो x तो खाली यहीं पे दिख रहा है ना, और कहीं तो x है नहीं, यानी यही x का पावर 5 हो जाएगा। x का पावर क्या हो जाएगा 5, यानी x का पावर 8 माइनस r ही x का पावर 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ कि 8 माइनस r 5 के बराबर हो जाएगा, तो 8 माइनस 5 बराबर r हो जाएगा। तो r का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मुझे कोएफिशिएंट बताना है, तो x का कोएफिशिएंट ये और ये रहा, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 5 क्या कितना आएगा, 8CR आएगा और 3 का पावर r आएगा। तो 8CR के हिसाब से 8C3 हुआ और 3 का पावर हो जाएगा 3। 8C3 निकाल लो, फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 इंटू 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 8 को लिख देंगे 876 और फैक्टोरियल 5 नीचे है 3, फैक्टोरियल 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 5 कट गया, 27 पहले से था, 3 2 जैसे 6 भी कट गया, तो 8 समझ आ जाएगा 56 इंटू 27। तो 56 इंटू 27, 6 7 42 होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन मैच करेगा आपको 1512, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 1512 ही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स इन द AP 2025 30, यानी इस AP में कितने टर्म्स हैं टोटल। इस AP में, AP पहले बोल दिया है तो कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया 25 माइनस 20 यानी हो जाएगा 5, A आपको 20 है, और AN लास्ट टर्म तो आपको AN 100 है, तो AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN के जगह 100 हो गया, A आपको है 20, N मुझे पता नहीं, और D का वैल्यू है आपको 5, ठीक है। तो पहले 100 में से 20 घटा देंगे, तो 100 में से 20 घट गया 80 हो जाएगा, और 5 ला के डिवाइड कर दीजिए, तो इधर बचेगा n माइनस 1। पहले 20 घटा देंगे 100 में इधर आके, तो 80 हो जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से कटेगा 16 बार में, 16 और -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर सी, 17। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 भी AP पर ही क्वेश्चन है।
24 भी AP पर ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए 5 एंड 15। तो A और B के बीच में AM निकालना अर्थमेटिक मीन। तो AM का फॉर्मूला होता है A + B/2। सिंपल, दो नंबर के बीच में निकालना है तो यहाँ पे 5 और 15 है तो 5 + 15/2 हो जाएगा 20/2, यानी आ जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 10 है ये, क्योंकि और 10 किसी में नहीं है, ये वो 10 ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। 25 बोलता है, ये भी देखिए GP का क्वेश्चन है। GP का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ x इन द नंबर x - 3 x + 4 आर इन GP। ठीक है, तो GP के लिए क्या होता है, इन दोनों का टर्म का रेशियो और इन दोनों का टर्म का रेशियो क्या होता है, 1 होता है, सॉरी इक्वल होता है। इसका रेशियो और इसका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी यानी देखिए सेकंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यानी x बाई x - 3 और थर्ड टर्म बाई सेकंड टर्म, यही ना GP होता है, x + 4/x हो जाएगा। क्रॉस इंटू कर लो, x² हो जाएगा, और इस दोनों को इंटू करेंगे तो x + 4 से इंटू हो जाएगा x - 3। ठीक है, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, x × x x², x × 3x + 4x और माइनस हो जाएगा 12। तो x² + x - 12 और = x²। यहाँ से x² कट गया तो x कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, -12 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 25 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, 26 जो क्वेश्चन है वो उसमें है कि इफ़ 3x - 4y + 9 = 0 और ax + 6y + 5 = 0 आर परपेंडिकुलर, देन ए निकालिए। क्या निकालिए, ए निकालिए। ठीक है, तो देखिए स्लोप का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। देखिए पहला इक्वेशन है 3x - 4y + 9 = 0। इससे हम स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, y = mx + c का यूज़ करके। यहाँ से y अलग कर लीजिए, तो y अलग करने के लिए 3x + 9 4y को ही वहाँ भेज देंगे और 4 को उधर भेज देंगे इस तरफ, तो y अलग हो जाएगा। 4 बांट दो दोनों में, तो देखिए mx मतलब x के साथ जो होता है वो m कहलाता है। x के साथ क्या दिख रहा है, 3/4, इसको m1 बोल दीजिए, 3/4 हो गया। उसी तरह से दूसरा लाइन जो दिया हुआ है, दूसरा लाइन है ax + 6y + 5 = 0। यहाँ से y अलग कर लीजिए, 6y = हो जाएगा -ax - 5 और y = हो जाएगा -a/6 x - 5/6। तो इसका m2 अगर लिखेंगे तो वो हो जाएगा -a/6 m2, दूसरा स्लोप a/6 है ये। ठीक है, अब हम जान रहे हैं कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। क्या है आपस में, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का केस ये होता है कि m1 × m2 = होता है -1। तो m1 आया था आपको 3/4 और m2 आया है a/6 = -1। 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -8। कोई ऑप्शन है यहाँ पे m1 × -1 है, -8 तो आंसर नहीं, 8 दिख रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे a/6 और मैंने यहाँ पे a नहीं लिखा है, तो यहाँ हो जाएगा +8 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, +8। ठीक है, आंसर को ब्लेम करने से पहले थोड़ा आप अपने सोचिए, हो सकता है कहीं माइनस छूट, जैसे यहाँ पे माइनस मैंने लिखना छूट दिया, होता है इस तरह का कॉमन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ द इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू 2, 3। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि वो लाइन का इक्वेशन निकालिए जो दोनों एक्सिस पर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, ऐसे। तो इस इंटरसेप्ट को भी ए बोल देते हैं और इस इंटरसेप्ट को भी ए ही बोल देते हैं, और साथ ही साथ ये जो है एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका नाम है 2, 3। तो इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े होंगे कि x/a + y/b = 1, तो b भी तो a ही है यहाँ पर, x/a + y/a = 1, यही फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x + y = a लिख सकते हैं इसको। ठीक है, जोड़ेंगे तो a एलसीएम आ जाएगा, x + y = a, और एक किससे पास कर रहा है, पासेस थ्रू 2, 3, 2, 3 से पास कर रहा है, तो x का जगह 2 और y का जगह क्या पुट कर देंगे, 3। पास करने सेटिस्फाई कर रहा है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x + y = 5।
एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल है और साथ ही साथ -2 3 से पास कर रहा है। तो ये लाइन का नाम है 3x - 4y + 2 = 0। इस लाइन के पैरेलली एक लाइन जा रहा है और ये एक 2 3 पॉइंट से पास कर रहा है। 2 3 पॉइंट -2 3 है, सॉरी -2 3 से पास कर रहा है। तो देखिए इस लाइन का नाम क्या होगा, इस लाइन का नाम भी इसी लाइन की तरह होगा, क्योंकि जब पैरेलल होता है तो ऑप्शन सेम होता है 3x - 4 में, बस चेंज क्या हो जाता है, +2 के जगह कोई k होगा। यही मुझे k फाइंड आउट करना है। ठीक है, इक्वेशन पैरेलल इनका सेम होता है, बस ये कांस्टेंट टर्म का अंतर होता है। तो जब ये -2 3 से पास होगा 3x - 4y + k = 0, तो x का जगह -2 ले लेगा 3 × -2 और y का जगह 3 ले लेगा। तो 3 2 जा -6 - 12 + k = 0, -18 + k = 0। तो k का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, यानी इक्वेशन हो जाएगा 3x - 4y + 18 = 0। ऑप्शन नंबर 3x + 4y + 18 = 0, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 29। 29 कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3 - 3 to 9x + 3y + 16 = 0। मतलब मान लीजिए एक लाइन है जिसका नाम है 9x + 3y + 16 = 0 और ये पॉइंट है 3 - 3। इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है वो x1 y1 होता है और जो लाइन होता है ax + by + c = 0 होता है। तो d का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c / √a² + b² का मॉड होता है। क्या होता है, मॉड। तो बस सेट कर लीजिए फॉर्मूला। a का जगह 9 दिख रहा है और x1 का जगह 3 दिख रहा है, 9 × 3, ठीक है, प्लस b का जगह आपको 3 दिख रहा है और ये 3 × -3 है, c का जगह 16 दिख रहा है और बाई √a² यानी 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर का मॉड। ठीक है, तो d = हो जाएगा 9 3 × 27, 3 3 × -9 + 16 बाई 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, यानी हो जाएगा कितना हो जाएगा 27 और 27 10 37, 37 और 6 कितना हो जाएगा 43, 43 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 34। देख लेते हैं 34 बाई कितना हो जाएगा √90 का मॉड। तो मुझे दूर दूर तक कोई आंसर दिख नहीं रहा है कि इस तरह का कोई फ्रैक्शन में आंसर है, फॉर्मूला वही होता है, तो ऑप्शन हो सकता है यहाँ पे गलत दिया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोल रहा है कि सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। इस सर्कल का क्या निकालना है, सेंटर। तो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही होता है। तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है -g - f होता है, -g - f। तो देखिए यहाँ पे जो 2g के जगह है, अगर आप कंपेयर करेंगे 2g के जगह -4 है तो g का वैल्यू -2 हुआ। उस तरह 2f के जगह के क्या दिख रहा है, -8 दिख रहा है, तो f के वैल्यू हो जाएगा -4 और सेंटर -g - f होता है। मतलब g का आगे नेगेटिव लगेंगे तो 2 हो जाएगा और f का आगे नेगेटिव लगेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 4। अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तो इस तरह से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे में रेडियस का ही बता दूँ, रेडियस का होता है g² + f² - c होता है रेडियस का फॉर्मूला। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो 31 में कह रहा है आपको कि फाइंड द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। इस पैराबोला का एक्सिस निकालना है। पैराबोला का नाम है x² = 9y। तो ये किस पे कंपेयर हो रहा है, x² = 4ay से कंपेयर हो रहा है। तो इस पैराबोला, क्योंकि इसमें x और y में कुछ घट नहीं रहा है तो बिल्कुल ये वर्टेक्स पे ही बनेगा, ये पैराबोला होता है इसका। तो इसका एक्सिस कौन है, y एक्सिस। ये क्या है, y एक्सिस, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, x = 0। x = 4ay, यही पैराबोला का इक्वेशन होता है। अगर x में देखिए हो क्या रहा है, x में कुछ नहीं घट रहा है, x - 0 का होल स्क्वायर बराबर 4ay - 0।
तो जो घटता है वही सेंटर होता है, तो 0 0 घट रहा है यानी वर्टेक्स हो गया इसका 0 0। तो यही पैराबोला बनेगा जिसका एक्सिस होगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में 2 पॉइंट के बीच का क्या पूछ रहा है, आपको दूरी पूछ रहा है। 2 पॉइंट के बीच का दूरी पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो बड़ा ही आसान है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस z2 माइनस z1 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। जैसे 2D होता है वैसे 3D में ही होता है। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 माइनस 5 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 रूट हो जाएगा 20। रूट 20 का कितना हो जाएगा, रूट 20 का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रूट 5, क्या आएगा 2 रूट 5, ऑप्शन नंबर डी 2 रूट 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, डिराइवेटिव ऑफ लॉग एक्स ए। तो लॉग एक्स ए का डिराइवेटिव निकालना है यानी डी बाई डी एक्स करना है लॉग एक्स बेस में ए। तो एक लॉग का फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग लॉग एक्स बाई लॉग ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बताइए लॉग डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई लॉग ए तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा और सिर्फ डी बाई डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स का। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1 बाई एक्स लॉग ए, 1 बाई एक्स लॉग ए, ऑप्शन नंबर ए 1 बाई एक्स लॉग। डिफ़ॉल्ट बेस में ई ही होता है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए बेस ई लिखा हुआ है वहाँ पर ऑप्शन में, ठीक है, 1 बाई एक्स लॉग ए। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स। क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स साइन 1 बाई एक्स। तो साइन का थीटा यहाँ पे 1 बाई एक्स है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन 1 बाई एक्स, और इस x को 1 बाई एक्स पलट के लिखेंगे। देखिए x को नीचे ले आएंगे इस तरह से, ये पलट के वापस ऊपर जाएगा तो x ही आएगा, तो हम इस तरह उल्टा भी लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा बाई थीटा है, पढ़े होंगे ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर है ए, ऑप्शन नंबर ए है ए, साइन थीटा बाई थीटा फॉर्म में आ गया जिसका आंसर होता है 1। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि इफ़ एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 डिफ्रेंशिएट करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करना है, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे पूरा फंक्शन का, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो 2x स्क्वायर का करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का 2x होता है, प्लस 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा और 5 का हो जाएगा 0, ठीक है, यानी हो जाएगा 4x प्लस 3, यह आया डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। लेकिन इसमें बोला था डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स निकालना है जब x का वैल्यू कितना डालने बोला था आपसे, x का वैल्यू बोला था 1 पे, x का वैल्यू 1 पे, तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू 1 डाल देंगे, तो 4 1 जा 4 प्लस 3 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 7, यानी आ जाएगा 7 आंसर नहीं है, कुछ गलत हो गया क्या, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, x का वैल्यू 1 ही तो डालना था, तो 4 प्लस 3 7 हो जाएगा। यहाँ तो मुझे कोई गलती दिख नहीं रही है, तो थोड़ा रॉन्ग लग रहा है कि कहीं कहीं गलती लग रहा है, 4 प्लस 3 7 ही होएगा, या तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपको 7 आएगा, हालांकि आप कमेंट कीजिए, एक और ऑप्शन बना देते हैं ई 7 होगा, कमेंट कीजिए कोई और आंसर आएगा तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, तो देखिए इसमें से कौन स्टेटमेंट नहीं है क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, स्टेटमेंट वैसा सेंटेंस होता है जो या तो हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स होगा, या तो हमेशा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, जो कभी ट्रू नहीं होगा या ट्रू होने की संभावना नहीं तो वो स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए या तो हमेशा ट्रू होगा या हमेशा फॉल्स ही होगा, वो भी स्टेटमेंट है। जैसे देखिए देयर इज़ 35 डे इन मंथ, तो हमेशा ये फॉल्स ही होगा,
जो कभी कभी ट्रू होगा कभी कभी फॉल्स होगा वही स्टेटमेंट नहीं होगा, समझ गए। तो देयर एज 35 डेज इन मंथ, तो मंथ में कभी भी 35 डे नहीं होगा, तो हमेशा ही फॉल्स रहेगा, ऑलवेज फॉल्स रहेगा। उसका द प्रोडक्ट ऑफ -1 एंड 8, -1 और 8 का प्रोडक्ट -8 आना चाहिए, तो 8 तो आएगा नहीं, यह भी हमेशा फॉल्स रहेगा। ऑल रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, सभी रियल नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि 5 + 0 आई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी हमेशा ट्रू होगा। मैथमेटिक्स इज डिफ़िकल्ट, ये ऑप्शन मुझे लग रहा है मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट कभी कभी ट्रू होगा, कभी कभी क्या होगा, फॉल्स होगा। किसी किसी को मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट लगता है, किसी किसी को ईजी लग सकता है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, समझ गया। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर। पहले n नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, मीन निकालना है आपको। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है n नेचुरल नंबर का मीन, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सम बाई नंबर। तो नंबर तो n, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर n है, सम n नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो बचपन से पढ़े आ रहे होंगे, n × n+1/2 होता है ना। और इसको डिवाइड कर देना है n से, n नीचे में है तो n कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा n+1/2। ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं n+1/2, ठीक है। नेचुरल नंबर का सम होता है n × n+1/2 और n से डिवाइड हो रहा है तो n कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ई इज इम्पॉसिबल इवेंट देन पी ई कोई इम्पॉसिबल इवेंट है जो हो नहीं सकता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 आएगा। इम्पॉसिबल है यानी ई 0 आ गया, नंबर ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा 0, जो इम्पॉसिबल है तो उसका कार्डिनल नंबर क्या आएगा 0। तो अगर इसका पी निकालना है तो NE/NS होता है ना, ठीक है, NE/NS 0/NS, तो आ जाएगा 0, तो पी आ जाएगा क्या 0 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 चलते हैं। 39 में कह रहा है कि PA 3/5 है, PB 1/5 है, PA और B इफ़ A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। PA और B निकालना है अगर A और B क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में PA और B आपसे पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है PA + PB। PA प्लस क्या होता है PB, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में। तो PA आपको है 3/5 और PB है आपको 1/5, मिल के हो जाएगा 4/5। ऑप्शन नंबर सी। चलिए लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। ए कॉइन इज टॉस ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डेट एटलीस्ट 1 टेल अकर, कम से कम 1 टेल अकर होगा। तो सैम्पल स्पेस बनाइए 2 कॉइन टॉस करने का। तो देखिए हेड आएगा, हेड टेल आएगा, 2 बार, मतलब पहला बार हेड आया, दूसरा बार भी हेड आया, पहला बार हेड आया तो अगला बार टेल आ गया, पहला बार टेल आएगा, दूसरा बार क्या आएगा हेड, या दोनों बार टेल आ सकता है, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस की संख्या हो गई 4। अब पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल। तो NE जो इवेंट है एटलीस्ट 1 टेल, ई जो है क्या होगा, एटलीस्ट 1 टेल आपको लाना है। तो कम से कम 1 टेल लाने का कौन कौन है, एक टेल या एक से ज़्यादा टेल, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल। एक से ज़्यादा टेल तो वो टेल भी चलेगा। तो इवेंट की संख्या हो गई आपको 3, तो प्रोबेबिलिटी इवेंट हो जाएगी 3 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको आप बड़ा आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 40 के 40 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। मैंने बिल्कुल डिटेल सॉल्यूशन करवाया है ताकि आप लोगों को, हर बच्चे को समझ में आ सके, जो कमज़ोर बच्चे उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चैनल को आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। इसी चैनल पे मैं क्लास 12 भी पढ़ाऊँगा, क्लास 11 भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।